सो सॉरी, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, जिसका नाम है टेंस। आपको पता है कि टेंस को लेके लोगों के दिमाग में कितनी तरह की परेशानियों भरी गई है। भरी गई मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज टीचरों के द्वारा एक खानदानी जो अप्रोच रहा है ना, लोग उसी ढंग से पढ़ाते रहे हैं और कहीं ना कहीं टेंस जो है आज तक एक टेंशन का विषय रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। आज हमको उस टेंशन से आपको कंप्लीट तौर पे पूरी तरह से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं, क्योंकि आज आपको हम पहली बार टेंस पढ़ाएंगे जिसमें आपको जिसके अंत में ता है ती है लगा रहे उसको कुत्ता कहते हैं वाला सिस्टम में नहीं जाना है। आर यू गेटिंग माय वर्ड? नहीं जाना है किसी भी हालत में। ऐसे करके तो टेंस किसी को आया ही नहीं आज तक और आपको भी नहीं आएगा। और वो तमाम तरह के YouTube पे जितने वीडियोस आप देख रहे हैं वो सब का सब बकवास है पूरा का पूरा। उसका कहीं भी अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरटेन कर रहे हैं। आपका नॉलेज कभी भी नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि आप टेंस के कंप्लीट फॉर्मेशंस को नहीं समझ पाएंगे बेसिक से, कि आखिर टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या मायने था, कैसे बना है ये, और यही सारे सेंटेंस क्यों आए हैं उस टेंस में। तो आपको इन सब चीजों को समझने के लिए कहीं ना कहीं आज आपको हमारा पूरा क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एनालिटिकल फॉर्म में जाएंगे टेंस के तो आपको ये 5 मिनट का चीज है। तो पहले मैं वो 5 मिनट, या चलो मान लेता हूं मैं 5 मिनट में नहीं विश्वास करोगे, 10 मिनट का लेके चलता हूं। 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा टेंस का एक ओवरव्यू देता हूं। उसके बाद फिर आपको हम एक कंटिन्यू क्लास देंगे इस पे पूरा का पूरा, कि ताकि आपको कंप्लीट टेंस आसान ढंग से, बहुत मजेदार ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट टेंस को। देखिए, टेंस बेसिकली कुछ है नहीं। टेंस जो है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो टेंस है आपका, ये टेंस सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि टेंस जो है, आप भूल जाओ कि उसका मीनिंग मतलब क्या है क्या नहीं है, बस इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंस कुछ नहीं है, 2 ऑक्सिलरी वर्ब है, एक बी ऑक्सिलरी वर्ब है और एक हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। कह रहा है कि बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, कितना तरह का रिलेशन है, बस यही बताने का जो एक चैप्टर बनाया गया है उसको बनाया गया है टेंस। बस इतना ध्यान रखो। बाकी कोड़ी बकवास और कोरे और थोथरे टाइप के जो बहस होते हैं वो हम लोग कभी भी बैठ के कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट पहले एप्लीकेशन को आप समझ लो कि बी फैमिली और हैव फैमिली, मतलब बी और हैव ऑक्सिलरीज वर्ब का सॉरी, बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के साथ क्या रिलेशन होगा, कितना तरह का रिलेशन होगा, कितने तरह के सेंटेंस दोनों मिलकर बनाएंगे, यही टेंस होता है। बस इतना समझो। अगर आपको नहीं पता है कि बी कौन है हैव कौन है, तो आप हमारे पुराने वाले वीडियोस पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि बी कौन है, हैव कौन है और ये मेन वर्ब क्या है। मैंने डिटेल में बताया है इसको। अब समझिए आप बी फैमिली में कौन कौन होता है, तो मैं आपको एक बार फैमिली बता देता हूं। तो देखिए, जो बी है वो बी फैमिली में कुल मिला के 5, मतलब वाज, वर, इज, एम और आर, इस पांचों को हम लोग बी बोलते हैं। बी बोलेंगे तो ऑटोमेटिक किसकी बात कर रहे हैं हम? वाज, वर, इज, एम, आर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो ये बी है ये आपको 3 समय के लिए काम करता है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस 5 में से प्रेजेंट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? इज, एम और आर को। तो इसलिए प्रेजेंट के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर का यूज करते हैं। और पास्ट के बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वाज और वर को। तो पास्ट की बारे में जब भी बात करेंगे तो हम लोग वाज और वर का यूज करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे बी फैमिली में प्रेजेंट बताने के लिए इसके पास था, पास्ट बताने के लिए था, लेकिन इसके पास फ्यूचर बताने के लिए कुछ नहीं है। बट सेंटेंस तो तीनों समय में बनेगा ना, प्रेजेंट में भी बनेगा, पास्ट में भी बनेगा और फ्यूचर में भी बनेगा। मतलब अभी के लिए भी बनेगा, पीछे जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे हम लोग, और आगे जो होने वाला है उसके बारे में बताएंगे। तो फ्यूचर के लिए क्या करता है ये फ्यूचर बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? फ्यूचर बताने की जिम्मेदारी इंग्लिश में दी गई है, 2 के ऊपर दी गई है, शैल और विल के ऊपर में। तो अगर इस बी को फ्यूचर में काम करना होगा तो क्या करेगा? ये शैल और विल के साथ मिल के काम करेगा। तो तब कुछ ऐसा ये फॉर्म बनाएगा आपका। तो फ्यूचर में क्या होगा?
कि ये शैल और विल की मदद से ये बना देता है आपका शैल बी और ये बना देता है आपका विल बी। इज दैट ओके? फाइन। अब क्या है कि दूसरी फैमिली थी आपके पास हैव फैमिली। हैव फैमिली, तो जो हैव फैमिली है याद रखिएगा कि इस फैमिली के 3 मेंबर होते हैं, हैड, हैव और हैज, और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में ये आपका होता है हैव, ये होता है आपका हैज, पास्ट में होता है आपका हैड, और फिर देखो प्रेजेंट बताने के लिए इसके पास है, पास्ट बताने के लिए है, बट इसके पास भी क्या है, फ्यूचर बताने के लिए कुछ भी नहीं है ना। फ्यूचर बताने के लिए इसके पास भी कुछ भी नहीं है। तो यहां पर फिर ये क्या करेगा, फ्यूचर बताने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, शैल और विल के ऊपर में है, शैल और विल के ऊपर में है। तो क्या करेंगे हम लोग फ्यूचर में, फिर ये आपका शैल और विल ये इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, तो यही बना देता है आपका शैल हैव, और ये यहां पे हो जाता है आपका विल हैव। गॉट इट? तो मैं कह रहा हूं कि बस इसी दो फैमिली का, बी और हैव फैमिली का मेन वर्ब के साथ क्या रिलेशन होता है आपको यही मेनली जानना है। तो टेंस में बस इतना ही जानना होता है आपको। अब समझिए इस बात को। अब है कि जैसा कि हम लोग मेन वर्ब को पढ़े हैं, तो मेन वर्ब में क्या होता है कि जब यूज करते हैं आप, तो यूज के हिसाब से इसके वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। तो जैसे कोई भी फॉर्म लेते हैं, अगर हम ईट का फॉर्म लेते हैं तो इट, एट, ईटेड, ईटिंग, और ये आपका होता है इट्स, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बी और हैव फैमिली का मेन वर्ब के साथ जो रिलेशन होता है, तो भैया याद रखना एक बात कि बी फैमिली के बाद आपका वर्ब का चौथा फॉर्म ये फिक्स होता है। ठीक है, अभी मैं फिक्स बोल रहा हूं, बाद में चेंज भी कर सकता हूं अपने स्टेटमेंट को यूज के हिसाब से। तो इसके बाद जब भी आएगा तो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, मतलब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा होता है ना, वो वाला फॉर्म आएगा। मतलब इस सब के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, ईटिंग आएगा, है ना। और यहां पर ये पूरी की पूरी हैव फैमिली के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। मतलब कहने का क्या कि इस चारों में से कौन सा फॉर्म आएगा, तो यहां पर जब भी आएगा इसके बाद ईटेड का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, है ना। मैंने क्या बोला कि टेंस जो होता है उसमें दो फैमिली बी और हैव, बस इतना याद रखना है कि दो फैमिली है, बी फैमिली है और हैव फैमिली है। तो बी और हैव ऑक्सिलरीज वर्ब का, इसको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस को पहचान देना कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है। इसका मेन वर्ब के साथ जितना भी रिलेशन होगा उसी को हम टेंस बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप दोनों फैमिली समझ गया कि बी फैमिली में कौन कौन होगा, प्रेजेंट बताने के लिए कौन कौन आएगा, इज, एम, आर, पास्ट बताने के लिए वाज, वर, और फ्यूचर बताने के लिए शैल बी और विल बी आएगा। दूसरी फैमिली हैव है, तो हैव फैमिली के प्रेजेंट में कौन कौन होता है, हैव और हैज, पास्ट में हैड होगा और फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव हुआ। और आपको यह भी पता चल गया कि बी फैमिली के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, और हैव फैमिली के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। अब हम लोग एक बार सेंटेंस को दे लेते हैं फटाफट, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, अब हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि बी फैमिली के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, है ना। तो देखिए इस ढंग से जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ हमारा ऐसा सेंटेंस बन जाएगा जैसे आई वॉज ईटिंग, है ना। फिर आई एम ईटिंग, एंड फ्यूचर में जाएंगे तो आई शैल बी ईटिंग। ठीक है, या यू वेयर
वेयर यू वर ईटिंग, है ना, ये सारा का सारा, या ही विल बी ईटिंग। तो पहली फैमिली क्लियर हो गई आपको, है ना। तो पहली फैमिली आपको यही हुई कि बी फैमिली के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है और ये सारा सेंटेंस बनेगा। तो इससे आप क्लैरिटी है आपको कि ये इसको हम जब भी यूज करते हैं तो आपको पता है पास्ट में क्यों, क्योंकि पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगा है। इसको हम जब भी यूज करते हैं तो प्रेजेंट में यूज करते हैं। प्रेजेंट में कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर ही रहता सब्जेक्ट तो ही इज ईटिंग, इस टाइप से हो जाएगा आपका, है ना। और ये दोनों आपका जो है, ये दोनों आपका, ये आपका फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग पे मत जाना, मैं आ रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस को कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है। और याद रखिएगा कि इंग्लिश सीखने में हिंदी का यूज ना हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अंग्रेजी पे कभी भी कमांड अच्छे ढंग से आपको नहीं हो पाएगा, आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको परेशानी रहेगा कि आपको हमेशा हिंदी का सपोर्ट लेना पड़ेगा अंग्रेजी लिखने या बोलने में। और जब तक ये आपके दिमाग में रहेगा कि हिंदी के हिसाब से अंग्रेजी आप कर रहे हो, तब तक अंग्रेजी आपको नहीं आने वाली है। आप समझ रहे हैं ना। मैं हिंदी, आप बोलोगे कि मैं हिंदी क्यों बोल के सिखा रहा हूं आपको, मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये बात आपको समझ में आएगी। आप समझ रहे हैं ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं अंग्रेजी सीखते हैं। इसीलिए अब आपको, मुझे लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा कि बी फैमिली से कितना तरह का सेंटेंस बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। अब आते हैं दूसरी फैमिली, जो मैंने बताया आपको कि टेंस के हिसाब से जो दूसरी फैमिली है हमारे पास, वो कौन सी फैमिली है, हैव फैमिली। जरा उसको देखते हैं हम लोग। तो दूसरी फैमिली है हमारे पास हैव फैमिली है ना। तो प्रेजेंट में ये आपका हो जाता है हैव और ये होता है हैज। पास्ट में होता है ये हैड, और शैल और विल के साथ हैव मिलके यही बना जाता है आपको शैल हैव, और यही बन जाता है आपको यहाँ पे विल हैव। गॉट इट। और जैसे ही तो हमने बताया था कि हैव फैमिली के बाद जब भी आता है तो हमेशा क्या आएगा, वर्ब का तीसरा वाला फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का तीसरा वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे इस सब के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। अब क्या है कि अब यहीं पे हम लोग अगर देखें सेंटेंस को तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अब ये हो जाएगा आई हैड ईटेड, है ना। फिर हो जाएगा आपका आई हैव ईटेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लोग यूज किए हैं, है ना। ही हैज ईटेड, आई शैल हैव ईटेन, ही विल हैव ईटेन। तो आपने क्या देखा, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया कि हैव फैमिली के बाद जब भी आता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो ये हमारा पास्ट में हो गया, ये हमारा पास्ट में हो गया, ये हमारा प्रेजेंट में हो गया, और ये हमारा फ्यूचर में हो गया। तो दोनों फैमिली समझ में आपको आ गई। ये बी फैमिली था, बी फैमिली के बाद क्या आया, वर्ब का चौथा फॉर्म आया सबके साथ। यहाँ पे देख रहे हो सबके साथ क्या आया, V4 आया, है ना। और यहाँ पर क्या आया, सबके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आया। करेक्ट। तो बस यही दो फैमिली जो था, उस दोनों फैमिली को हम लोग यूज करके टेंस में यूज करते हैं। दो सेंटेंस तो आपको पता चल गया आपको। अब वो बताएंगे आपको, पहले टेंस बन गया ना, बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पर है, इसका कहाँ यूज करते हैं हम लोग। पहले आप समझ लीजिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको या ये, ई, चुका, घैला, मतलब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि गा, गे, गु, एकदम पागल बना देगा सब झूठ मूठ का आपको हिंदी पढ़ के। आप छोड़ दीजिए, मुझे आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान है ये, है ना। बस दो फैमिली का तो काम है, बी और हैव फैमिली को। अब देखिए, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है कि मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको कि पूरी की पूरी हमने बताया आपको कि दो फैमिली है, बी और हैव फैमिली है। इसका मेन वर्ब के साथ रिलेशन, तो एक एक बार तो दोनों फैमिली यूज हो गया, है ना। अब एक चीज बताइए,
आप कोई चीज़ पेंट कर रहे हो और आपके पास दो कलर है, ठीक है, एक तीसरा कलर बनाना है, तो क्या करते हैं आप? उस दोनों कलर को मिक्स कर देते हैं और उससे एक नया कलर बनाते हैं आप। चलिए हम भी करते हैं। हम बोल रहे हैं कि बस दो ही फैमिली टेंस में यूज होगा, बी फैमिली और हैव फैमिली, ठीक है। तो एक एक बार तो दोनों यूज हो गया, अब इस बार दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करते हैं, तो देखिए मिक्स करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि भैया अगर हैव और बी को मिलाएंगे, हैव और अगर बी को मिलाएंगे, ठीक है, हैव और बी को मिलाएंगे, तो अभी जस्ट पढ़े ना कि हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा? तो तीसरे फॉर्म में जाएगा। तो अब आप बस समझिए, ये दोनों जो फैमिली है ना, बी और हैव, इसको हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। अब काहे बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब? वो इसलिए बोलते हैं कि ये ना 2 in 1 काम करता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही, लेकिन जब ये एज ए काम करेगा तो एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा। तो ये दोनों जो फैमिली देख रहे हो आप, ये ऑक्सिलरी की तरह भी काम करेगा और मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा। तो अभी जो हमने लिखाया था वो एज ए ऑक्सिलरी लिखाया था आपको, है ना। अब बी जब एज ए मेन वर्ब काम करता है, बी जब एज ए मेन वर्ब काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसके भी क्या होंगे, 5 गो फॉर्म होंगे, जिसको बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म। तो जैसे भी ईट का बनाया ना आपने, कैसे बनाया था आपने? ईट वर्ब का पहला फॉर्म था, एट ये एकदम इंटायरली अलग तरह का आ गया, एट दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म कैसे बनाते थे? जो पहला वाला फॉर्म था ईट, जो फर्स्ट फॉर्म था आपका ईट, उसके साथ आप en जोड़ते थे, तो यही बनाता था ईटन। और चौथा फॉर्म कैसे बनाते थे? जो पहला वाला फॉर्म था आपका ईट, उसके साथ आप यहां पर ing जोड़ते थे, और जो पांचवा वाला फॉर्म था उसमें क्या करते थे? ईट के साथ आप s जोड़ते थे। तो मतलब आप हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म के साथ इसको जोड़ जोड़ के कुछ कुछ बना रहे थे। तो यही बी जब वर्ब के पहले फॉर्म में काम करेगा तो यही हो जाएगा बी वर्ब का पहला फॉर्म। इसका दूसरा फॉर्म होता है वाज, और तीसरा फॉर्म कैसे बनाए थे? वर्ब के पहले वाले फॉर्म में आपने en लगाया था। वर्ब का पहला फॉर्म क्या है आपका? बी है, तो बी में अब आप en लगा दीजिए। तो बी में जैसे ही आप en लगाएंगे तो ये क्या बन गया? बीन। फिर बी में आप क्या करते हैं? ing को जोड़ते हैं, तो ये आपका हो गया बीइंग, ठीक है। और ये लास्ट वाला होता है आपका इज, ठीक है। तो तीसरा फॉर्म इसका क्या आया? बीन। तो यहां पे बी का तीसरा फॉर्म क्या आ गया? बीन आ गया, है ना। तो बीन आ गया, तो ये आपकी फैमिली बन गई हैव बीन। अब एक नई फैमिली आ गई आपके पास, हैव बीन। तो ये भी क्या करेगा? ये भी 3 समय के लिए काम करेगा। तो यहां पर ये भी किसकी ड्यूटी क्या होगी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने की, है ना। तो प्रेजेंट बताने की जब जिम्मेदारी इसके ऊपर में हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा हैव बीन, और ये आपका हो जाएगा हैज बीन। यहां पर ये आपका हो गया हैड बीन। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, है ना। ये आपका हो जाएगा, या मैं इसको बिठा देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा शैल हैव बीन, और यहां पर ये आपका हो जाएगा विल हैव बीन। और ये नियम है कि बी फैमिली के बाद जब भी आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है ना। तो इस सब के बाद भी हम जब भी यूज करेंगे तो इस सब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो इस सब के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब वही ing वाला फॉर्म, है ना, वही ing वाला फॉर्म आएगा। तो इसीलिए सेंटेंस आपका जो बनेगा वो देख लीजिए आप। ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, he
हैज बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने तीन चीजों को देखा। आपने बी फैमिली को से कैसे सेंटेंस बनेगा वो देख लिया आपने, हैव से कैसे बनेगा ये देख लिया आपने, दोनों मिक्स करके कैसे बनाते हैं ये हमने देख लिया। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना है वो ये समझना है कि देखो क्या होता है कि अगर आप पास्ट के बारे में कुछ भी बात करते हो, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, प्रेजेंट से अगर पास्ट में अगर एक बोला जाएगा कि भाई प्रेजेंट में ये सेंटेंस होता है इसको पास्ट में करना है, एकदम सिंपल वाला जो फॉर्म होता है उसमें कुछ नहीं होता है। पास्ट में ये होता है कि आपको इसको बनाने का एक फिक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाया गया था, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होता है आपका। तो आप सीरियसली एक सेंटेंस बना देते हैं आई एट, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब क्यों बोलते हैं इंडेफिनिट वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, उसी ढंग से कहा गया कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में, ठीक है ना, जो काम आप डेली करते हो, जो काम आप डेली करते हो, चाहे हैबिट के अनुसार या चाहे नेचर के अनुसार, ठीक है ना, चाहे हैबिट के अनुसार चाहे नेचर के अनुसार, या जिस काम को आप रेगुलर तौर पे करते हो, है ना, या जिस काम को आप बार बार करते हो, ठीक है, तो इस सब को बताने के लिए क्या है कि एक अलग सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया जिसमें बी और हैव से कोई मतलब नहीं था। आप याद रखिएगा कि बी और हैव से इस तीन सेंटेंस को कहीं कोई मतलब नहीं है, ये तीनों एक इंडिपेंडेंटली एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में जो आता है इसको बताने की जिम्मेदारी दी गई सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 को यूज करके बताना है। ठीक है, जैसे मैं, मेरा पर डे का काम है पढ़ाना, तो मैं क्या करता हूं, आई टीच, ये मेरा डेली का काम है ना। आई ईट डेली का काम है। आई स्लीप ये मेरा डेली का काम है। आई स्टडी ये मेरा डेली का काम है। तो जो काम आप डेली करते हो उसको बताने की जिम्मेदारी आपको दी गई है इस सेंटेंस फॉर्मेशंस के द्वारा। तो सब्जेक्ट प्लस बी और काली यूज करना है, वहां पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा। समझ रहे बात को, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा तो बी और हैव नहीं आएगा यहाँ। इसी ढंग से अगर हिंदी के कोई वर्ड्स रहेंगे, मतलब सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेंगे या कोई नाम रहेगा, तो अगर रहेगा सोहन तो हो जाएगा सोहन टीचेज, है ना। शी ही सी जो भी रहेगा तो सी स्लीप्स, तो उसमें भाग का पांचवा फॉर्म लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। और कहा जाता है कि फ्यूचर के बारे में तुम कुछ भी अगर सोचते हो, इफ यू थिंक अबाउट एनीथिंग, तुमको फ्यूचर के बारे में अगर इनिशियल कोई भी सेंटेंस बोलनी है तो उसके बारे में फिक्स है कि आपको पहले बताएं कि फ्यूचर में किसका यूज करते हो आप, शैल और विल, और इसके बाद आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। बट दैट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं आई शैल इट, ही विल इट। क्लियर, समझ गया। तो पास्ट में आप समझ गए कि जो भी काम आप फिनिश करोगे, कुछ भी काम खत्म करोगे, उसके लिए आई सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करेंगे। प्रेजेंट के में जो काम डेली करते हैं, हैबिट, नेचर या रेगुलर या रिपीटेड फॉर्म में, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज करते हैं। तो आई टीच होगा, आई ईट होगा, आई स्लीप, आई स्टडी। बट अगर नाम रहेगा या ही शी रहेगा तो उसके साथ एस लगा देंगे, एक्स्ट्रा एस लग जाएगा क्योंकि ये वर्ब के पांचवें फॉर्म में जाता है। ठीक है ना। तो बस इतना ही सेंटेंस का यूटिलाइजेशन है टेंस में। अब आपका टेंस हो गया खत्म। अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है तो अब वो 12 गो घर बना देते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका टेंस खत्म हो चुका है। जरा देखते हैं उसको, है ना।
तो देखिए अब वही 12 को घर बना देता हूं मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वो टेंस खत्म हो गया है। पास्ट, प्रेजेंट। अच्छा ये भी ध्यान देना, ये भी कुछ बेवकूफों ने प्रेजेंट को पहले लिख दिया है, पास्ट को बाद में लिख दिया है। पता नहीं उनको, उन गधों को समझ में नहीं आता है कि प्रेजेंट के बाद कहीं पास्ट आ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो इससे भी आपको एक कंफ्यूजन हुआ है, किताब में लिख दिया गया कि पहले प्रेजेंट फिर पास्ट लिख दिया गया, तो सीक्वेंसिंग का भी प्रॉब्लम है। अब जिसको यही नहीं पता है कि सीक्वेंस क्या होगा टाइम का, तो वो टेंस क्या खाक पड़ेगा, अंग्रेजी क्या खाक पड़ेगा। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी किताब है जिसमें आपको ऐसे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पहले पास्ट में लिखा हुआ है, तो उसको फेंक दो आप, वो आपको कभी अंग्रेजी नहीं सिखाएगा, वो कंफ्यूज करके मार देगा आपको। समझ रहे हो ना? अब लग रहा होगा कि आप टेंस सीख रहे हो, नहीं, इस ढंग से पढ़ाया जाता है ना आपको। चलिए हम भी लिख देते हैं एक बार ताकि आपको पता चल जाए कि आप टेंस सीख लिया है। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता था। अब मैं बताऊंगा कि क्यों बोला जाता था इंडेफिनिट, है ना। दूसरे को बोला जाता था कंटिन्यूअस, तीसरे को बोला जाता था परफेक्ट, है ना, और फिर बोला जाता था परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट में आपने बनाया सेंटेंस अभी जस्ट कि हमको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का फॉर्म यूज करना था, तो आपने बना दिया I ate। फिर आपको हमने यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट के साथ आपको V1 या V5 का यूज करना है, तो आप जैसे यूज करते हो I eat या he eats। और फ्यूचर में आपको पता है कि shall और will के साथ हमको V1 लगाना है, तो इसीलिए आप यहाँ पे बनाते हो सेंटेंस I shall eat या he will eat, जो भी है। अब देखो कंटिन्यूअस में क्या था, कंटिन्यूअस बनाना था तो आपको हमने पहले बताया कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करते हैं, बी फैमिली के साथ वर्ब का जो चौथा फॉर्म था उसका यूज करते थे। तो जो हमने पढ़ा तो पास्ट में क्या होता था, आई वॉज ईटिंग और यू वर ईटिंग, पढ़े थे ना भी सेंटेंस जैसे आपने। और यही प्रेजेंट में हो गया आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, यू आर ईटिंग। और ये फ्यूचर में आपका हो गया ही विल बी ईटिंग एंड आई शैल बी ईटिंग। और परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में कुछ नहीं करना है आपको, ये हैव फैमिली के साथ जस्ट बताए वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है आपको। तो यहां पर हो जाएगा आपको आई हैड ईटन, यहां पे हो गया आपको आई हैव ईटन, यह आपका हो गया ही हैज ईटन। और फ्यूचर में आपका हो गया ये आई शैल हैव ईटन या ही विल हैव ईटन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसी के लिए बना था आपका, हम लोगों ने बनाया था ना, हैव बीन, और इसके बाद जब भी आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, है ना। तो ये यहां पे हो जाएगा आपका आई हैड बीन ईटिंग एंड आई हैव बीन ईटिंग, और यहां पे हो जाएगा ही हैज बीन ईटिंग, ये आपका हो जाएगा आई शैल हैव
been eating and he will have been eating। हुर्रे, हो गया टेंस खत्म। चल देखो हो गया। तो आप झूठ मूठ का रट्टा मारे हुए यार, रट्टा मारने वाला कहीं कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? कुछ भी नहीं था, आपने पूरा का पूरा इतना बढ़िया से बना लिया है ना। हाँ लेकिन अब अब आप चाहते हो कि इस टेंस का यूज कैसे होगा इंग्लिश में, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी ही मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा आपको, एनालिसिस ऑफ टेंसेस पूरा का पूरा कि एक एक सेंटेंस को कैसे कैसे यूज करते हैं बनाने के लिए आगे आई हो। अब इसका यूज कैसे करते हैं पूरे बाइडर फॉर्म में, तो आपको हम एक बड़ा सा चैप्टर बना के देंगे इस पे। बट अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस तो हमारे सिर्फ पटना में है, हमारे पटना में जो मेन ब्रांच है हमारा वहीं पे है। ऑनलाइन क्लासेस आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप अंग्रेजी में वो चीज़ सीखेंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया है और आपको आज तक पता ही नहीं चला था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन होता कैसे है, क्यों होता है, ठीक है ना। आप कैसे बना पाओगे उसको, लिखने बोलने में कैसे यूज कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश की जरूरत आपको है, या आप IELTS की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखेगा। थैंक यू, एंजॉय कीजिए अपने टेंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।